सारिका नाम था उसका। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और बातें करने में बेहद चटपटी और बहुत ही प्यारी थी वो। अपने सारे बंधनों को तोड़कर अपने बच्चे भोलू को लेकर अपने गांव से दिल्ली जैसे महानगर में आकर बस गई थी। एक दिन उसका पति, सारिका, कुछ पैसे दे, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। 3 महीने से पैसे लेकर जा ही तो रहे हो, काम तो कुछ मिला नहीं। शाम को नशे की हालत में घर लौटते हो। कभी सोचा है मैं और मेरा बच्चा कैसे रहते हैं? पैसे देती है कि लगाऊं एक? सारिका ने 200 रुपए पकड़ा दिया, परंतु अब मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे भी वहाँ मजदूरी करके कमाए थे। अगर सारे पैसे यही खर्च कर डालेगा तो हम क्या भीख मांगेंगे? सारिका उसके घर से निकलते ही अपने बच्चे को लेकर निकल गई। कई दिन घूमने के बाद उसे रामफल चौक पर एक छोटी सी जगह मिली जहाँ वो अपनी कोई दुकान लगा सकती थी। पकोड़े की दुकान यहाँ खूब चलेगी। पहले थोड़ा सा सामान खरीदकर पकोड़े बेचने की कोशिश करती हूँ। आसपास वाले पानी पूरी और मोमोज वालों की मदद से उसकी दुकान सज गई और ग्राहकों का आना जाना भी शुरू हो गया। रोज उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। बच्चे को साथ लेकर दुकान पर आती थी। वो वही बोरी पर बैठकर कॉपी पेंसिल लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता रहता था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। एक दिन उसका पति, तू दिन में कहाँ रहती है? घर में। क्यों? झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ जाती है? बता मुझे, वरना अभी घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हें मुन्ने की कसम, अगर मुझे हाथ भी लगाया, मैं दूसरों के घर में खाना बनाने जाती हूँ ताकि अपने मुन्ने और अपना पेट पाल सकूं। निकाल पैसे और दे मुझे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? महीने के अंत में पैसे मिलते हैं, इतना भी नहीं जानते क्या? तनख्वाह मिलेगी तब ले लेना। उसने दरवाजे पर ठोकरी मारी और उसका संदूक खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। इसके बाद घर से बाहर निकल गया। भला हो तारा बहन का, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी कि सारे पैसे घर में ना रखूं, वरना वो भी ले जाता। सारिका ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और उसी रात सारा सामान समेटकर अपनी सहेली तारा के घर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो, अरे सारिका, इतनी रात को तू कैसे आई? तारा, बस आज की रात मुझे अपने घर में जगह दे दे। कल सुबह होते ही मैं दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगी। सारिका, मैंने तुझे बताया तो था कि मेरा आदमी भी बहुत ही घटिया है। यहाँ तो तू और भी सुरक्षित नहीं है। अभी वो कहीं गया हुआ है, पर 2 घंटे तक आ जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ तारा? तू मेरे साथ चल। तारा उसको लेकर अपने घर के पीछे बने मंदिर में गई। देख सारिका, आज की रात तू यहाँ मंदिर के बरामदे में गुजार ले, सुबह कहीं इंतजाम कर लेंगे। चलो, यही सही, सिर छुपाने की जगह तो मिले। मैं घर जाऊं? नहीं तो अगर वो आ गया तो मेरी खैर नहीं। तारा जल्दी जल्दी घर चली गई। सारिका ने एक चादर निकालकर मंदिर के बरामदे ही बिछा दी और अपने बेटे को उस पर लिटा दिया। खुद भी उसकी बगल में लेट गई। सुबह मंदिर के घंटे से उसकी आंख खुली। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा। कहाँ जाऊं? क्या करूं? अभी वो बैठी ही थी कि उसने देखा कि पिछले दिन के पकोड़े जो उसके सामने रखे थे उछलकर उसके सामने आ गए। उठकर हाथ मुंह धो और यहाँ से सड़क पकड़कर सीधे चली जाओ। 1 किलोमीटर जाने पर दाहिनी तरफ को एक रास्ता है। उस रास्ते से आगे जाकर एक जंगल पड़ेगा। जंगल की शुरुआत में ही एक छोटा सा घर है। उस घर में जाकर अपने बेटे के साथ रहो। वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुमको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जादुई पकोड़ा हूँ। जादुई छड़ी और जादुई अंगूठी तो सुनी थी, पर ये जादुई पकोड़ा कभी नहीं सुना। अब उठो भी, इतना सोचने का समय नहीं है। तुम्हारे पति को होश आ गया होगा तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। सारिका ने फटाफट अपना सामान उठाया, बेटे को जगाया और उसी रास्ते पर चल पड़ी। सुबह का समय था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जैसे ही जंगल शुरू हुआ उसने देखा कि बहुत सुंदर सा छोटा सा घर सामने था। वो वहीं रुक गई। हाँ, यही है। जाओ,
फाटक खोलकर अंदर चली जाओ। सारिका फाटक खोलकर घर के भीतर चली गई। वहां जाकर देखा कि घर भीतर से भी सुविधाओं से पूर्ण था। सारिका ने घर में घुसते ही पकोड़े निकालकर एक प्लेट में रख दिए। उसका बेटा भोलू तो जाकर बिस्तर पर कूदने लगा। माँ, ऐसे बिस्तर पर तो मैं कभी सोया ही नहीं। कितना आरामदेह है ये। हाँ हाँ, चलकर तैयार हो जा, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। रसोई में जाकर देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार हो गया है। दोनों रसोई में गए तो सचमुच पूरी सब्जी और हलवे की खुशबू आ रही थी। दोनों ने छक्कर नाश्ता किया, फिर आराम से बिस्तर में सो गए। 1 घंटे बाद सारिका, सारिका, उठो, अपने पकौड़े की दुकान की तैयारी करो। आज से इस जगह पर एक मेला लगने वाला है। ओह, सचमुच? पर मुझे कौन जगह देगा? तुम तैयारी तो करो, मुझे साथ लेकर चलना। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी कौन सी जगह है। सारिका ने पूरी तैयारी कर ली। उसके घर से कुछ ही आगे जाकर बहुत बड़ा मेला लग रहा था। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। झूले, चरखी, काला जादू और मौत का कुआं, हर तरफ मजेदार चीजें थी। जब वो अपना सामान और भोलू को लेकर मेले में गई तो एक दुकान के सामने जाकर, बस बस, यही है तुम्हारी दुकान, यहीं रख दो अपना सामान। सारिका ने अपना सामान रख दिया, फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तुम कौन हो और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं एक साधारण बालक था, एक ऋषि के आश्रम में रहता था। ऋषि ने मुझे भी बहुत से मंत्र सिखाए दिए थे। उनसे मैंने भी बहुत जादुई विद्या सीख ली थी। एक बार कुछ दुष्ट लोगों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ऋषि ने मुझे चना बनाकर एक बोरी में छिपा दिया। उन लोगों ने ऋषि को खत्म कर दिया। आश्रम का सारा सामान वो लोग उठा ले गए और बेच दिया। उस चने का बेसन बना। उसी दुकान से तुम मुझे बेसन के रूप में खरीद लाई, इसीलिए मैं जादुई पकोड़े के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, तुम अपने असली रूप में कैसे आओगे? जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी चलकर अपनी दुकान लगाओ। दुकान लग गई। सारिका ने जादुई पकोड़े को सबसे ऊपर एक बर्तन में बिठा दिया। शाम होते होते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। लोग पकोड़े खाते और तारीफ करते चले जाते। मेला 1 महीने तक लगा रहा। सारिका की दुकान खूब चली, बहुत पैसे मिले उसको। आखिरी दिन, मैंने पूरे महीने आपके यहाँ से पकोड़े खाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट में पकोड़े बनाएं। आपको हर दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। सारिका ने सबसे पहले पकोड़े से इजाजत ली। ऐसे अवसर बार बार थोड़ी आते हैं, जल्दी करो। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? उस व्यक्ति ने विस्तार से उसे पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन ही सारिका रेस्टोरेंट पहुँच गई। उसके रेस्टोरेंट जाते ही उन लोगों की पकोड़े की बिक्री बढ़ गई। कुछ दिनों में ही उसकी तनख्वाह दुगुनी हो गई। एक दिन उसका पति उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। मेरे प्यारे जादुई पकोड़े, अब बताओ मैं क्या करूं? उसको मैं देख लूंगा। तभी सारिका ने देखा कि एक गार्ड उसके पति को कॉलर पकड़कर फाटक से बाहर ढकेल दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूल सकती हूँ? अब तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, ये तो बताओ। तुम एक दिन सही समय देखकर रात के 12 बजे हमें आग की तपती भट्टी में डाल देना, और हमारे लिए रोना नहीं। अगर तुम एक भी आंसू बहाओगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सारिका ने वैसे ही किया। पकोड़े मुक्त हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बहुत प्यारा सा बालक उसके सामने था। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा बालक हूँ। तुमने ही मुझे मुक्ति दिलवाई है। सारिका ने उसे गले लगा लिया। जादुई पकोड़े ने उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे,
लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। दो बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब? माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ, अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थक कर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया।
सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर रही है आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन है अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ। क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं। क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा दूध दे दो ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो। इनसे मैं उपले बना लूंगी, जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी, जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ,
मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं। और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशन पाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। ललिता को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। साथ ही वो नए नए मेहंदी के डिजाइन भी बनाया करती थी। एक दिन ललिता के घर प्रमीला नाम की एक महिला आती है। प्रमीला ललिता की माँ की दोस्त थी। ललिता की माँ की मृत्यु के बाद भी प्रमीला ललिता से मिलने आया करती थी। कैसी है बिटिया, क्या हाल चाल है? आजकल मेरी याद नहीं आती। वैसे इस बार तो कई महीनों बाद ही आई हूँ।
जी मुझे आपकी याद तो आती है, मगर मिल नहीं पाते। क्या बताऊं, पिताजी हर वक्त नशे की हालत में ही रहते और उन्हें खुद का तो होश रहता नहीं। वो मेरी क्या फिक्र करेंगे। ओहो, तो पंकज जी अभी भी नशे में ही रहते हैं, तो तेरा खाना पीना कैसे चल रहा है? बस आस पड़ोस वाले के घर जाकर कुछ काम कर देती हूँ, उसी से ही खाना पीना हो जा रहा है। प्रमीला पड़ोस से ललिता की कॉपी उठाकर मेहंदी के डिजाइन देखने लगती है। ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये सब तुमने बनाया है? जी ये सब मैंने ही बनाया है। चल इस बात पर मेरे हाथ में मेहंदी बनाकर दिखा। ललिता प्रमीला के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है। तू गांव में मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती है? इससे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ललिता इस बारे में सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, जी मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ मेहंदी लगाऊंगी? अरे इसमें परेशान क्या होना, घर के बाहर एक कागज लगा दे, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा लिख दे और बैठ जा। लोग खुद ही आएंगे तुझसे मेहंदी लगवाने। हाँ ये सुझाव अच्छा है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। प्रमीला ललिता से मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन ललिता घर के बाहर एक कागज लगा देती है जिस पर लिखा था, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, और एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम मेहंदी लगाती हो? दिखाओ कौन कौन सा डिजाइन है तुम्हारे पास? ललिता अपनी कॉपी में से नई नई डिजाइन दिखाने लगती है। हाँ हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम यही मुझे लगा दो। ललिता उसे मेहंदी लगा देती है। वाह, ये तो एकदम वैसा ही है जैसा कि तुमने तुम्हारी कॉपी में दिखाया। मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये लो पैसे, रख लो। मेहंदी लगाने के बदले पैसे पाकर ललिता बहुत खुश हो जाती है और नए ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पिता वहाँ आ जाता है। क्या कर रही है तू? हट सामने से, भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी आप अंदर जाइए, मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं, आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं रहूंगा। पिताजी आप तो मुझे कुछ नहीं देते, कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा, तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमीला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की, वेरी गुड। जी आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ललिता उसे मेहंदी लगाने लगती है और तभी वो महिला कहती है, शहर में कुछ दिनों बाद ही एक मेहंदी कंपटीशन होने वाली है, तुम चाहो तो वहाँ चलकर मेहंदी लगाकर भाग ले सकती हो। जी मैं भी चाहती हूँ कंपटीशन में भाग लेने, मगर कैसे? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महिला वापस गांव आती है और ललिता को साथ लेकर मेहंदी कंपटीशन में आती है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही यहाँ लिखवा दिया है, बस तुम कंपटीशन में अच्छे से मेहंदी लगाना। जी जरूर। ललिता उस मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। वहाँ ललिता को इनाम में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि ललिता नया दुकान बनाती है और काम में लग जाती है। दुकान पर हर रोज बहुत ग्राहक आने लगते हैं और ललिता काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीनों बाद ललिता सोचती है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी। इतना काम हो जाता है कि खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। पहले तो थोड़े पैसे भी आ जाते थे और कुछ समय अपने मिल जाते थे, बाकी कामों पर ध्यान भी दे पाती थी।
मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसे बंद ही कर दूं, वही सही होगा और पहले जैसे ही घर के बाहर दुकान लगा लेती हूँ। ललिता के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी प्रमीला उससे मिलने आती है और उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हो जाती है। ललिता बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मौसी, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इससे खुश नहीं हो? ललिता प्रमीला को सारी बातें बता देती है। नहीं ललिता, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे बंद नहीं करोगी। हमें जिंदगी में काम से कभी भागना नहीं चाहिए। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब इसकी बदौलत ही है और तुम इसे ही छोड़ने का सोच रही हो। ऐसा कभी मत सोचना। मगर काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। काम कम ज्यादा तो लगा रहता है, मगर तुम्हें सभी चीजों को अच्छे से संभालना होगा। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ऐसे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें उन सभी का सामना करना है। हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ललिता को प्रमीला की सारी बात समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने बहुत गलत सोचा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मन लगाकर काम करूंगी। इसके बाद ललिता वापस से अपने काम में लग जाती है और बड़ी समझदारी से सभी चीजों को संभालती है। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो। कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी। तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं है। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो। भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है। आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा। मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो, कुछ तो है। बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ,
तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है। तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी। हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था। लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बना कर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए, क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है, किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ, यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ,
अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। सारिका नाम था उसका। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और बातें करने में बेहद चटपटी और बहुत ही प्यारी थी वो। अपने सारे बंधनों को तोड़कर अपने बच्चे भोलू को लेकर अपने गांव से दिल्ली जैसे महानगर में आकर बस गई थी। एक दिन उसका पति, सारिका, कुछ पैसे दे, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। 3 महीने से पैसे लेकर जा ही तो रहे हो, काम तो कुछ मिला नहीं। शाम को नशे की हालत में घर लौटते हो। कभी सोचा है मैं और मेरा बच्चा कैसे रहते हैं? पैसे देती है कि लगाऊं एक? सारिका ने 200 रुपए पकड़ा दिया, परंतु अब मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे भी वहाँ मजदूरी करके कमाए थे। अगर सारे पैसे यही खर्च कर डालेगा तो हम क्या भीख मांगेंगे? सारिका उसके घर से निकलते ही अपने बच्चे को लेकर निकल गई। कई दिन घूमने के बाद उसे रामफल चौक पर एक छोटी सी जगह मिली जहाँ वो अपनी कोई दुकान लगा सकती थी। पकोड़े की दुकान यहाँ खूब चलेगी। पहले थोड़ा सा सामान खरीदकर पकोड़े बेचने की कोशिश करती हूँ। आसपास वाले पानी पूरी और मोमोज वालों की मदद से उसकी दुकान सज गई और ग्राहकों का आना जाना भी शुरू हो गया। रोज उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। बच्चे को साथ लेकर दुकान पर आती थी। वो वही बोरी पर बैठकर कॉपी पेंसिल लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता रहता था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। एक दिन उसका पति, तू दिन में कहाँ रहती है? घर में। क्यों? झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ जाती है? बता मुझे, वरना अभी घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हें मुन्ने की कसम, अगर मुझे हाथ भी लगाया, मैं दूसरों के घर में खाना बनाने जाती हूँ ताकि अपने मुन्ने और अपना पेट पाल सकूं। निकाल पैसे और दे मुझे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? महीने के अंत में पैसे मिलते हैं, इतना भी नहीं जानते क्या? तनख्वाह मिलेगी तब ले लेना। उसने दरवाजे पर ठोकरी मारी और उसका संदूक खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। इसके बाद घर से बाहर निकल गया। भला हो तारा बहन का, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी कि सारे पैसे घर में ना रखूं, वरना वो भी ले जाता। सारिका ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और उसी रात सारा सामान समेटकर अपनी सहेली तारा के घर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो, अरे सारिका, इतनी रात को तू कैसे आई? तारा, बस आज की रात मुझे अपने घर में जगह दे दे। कल सुबह होते ही मैं दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगी। सारिका, मैंने तुझे बताया तो था कि मेरा आदमी भी बहुत ही घटिया है। यहाँ तो तू और भी सुरक्षित नहीं है। अभी वो कहीं गया हुआ है, पर 2 घंटे तक आ जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ तारा? तू मेरे साथ चल। तारा उसको लेकर अपने घर के पीछे बने मंदिर में गई। देख सारिका, आज की रात तू यहाँ मंदिर के बरामदे में गुजार ले, सुबह कहीं इंतजाम कर लेंगे। चलो, यही सही, सिर छुपाने की जगह तो मिली। मैं घर जाऊँ? नहीं तो अगर वो आ गया तो मेरी खैर नहीं। तारा जल्दी जल्दी घर चली गई। सारिका ने एक चादर निकालकर मंदिर के बरामदे ही बिछा दी और अपने बेटे को उस पर लिटा दिया। खुद भी उसकी बगल में लेट गई। सुबह मंदिर के घंटे से उसकी आंख खुली। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा। कहाँ जाऊं? क्या करूं? अभी वो बैठी ही थी कि उसने देखा कि पिछले दिन के पकोड़े जो उसके सामने रखे थे उछलकर उसके सामने आ गए। उठकर हाथ मुंह धो और यहाँ से सड़क पकड़कर सीधे चली जाओ। 1 किलोमीटर जाने पर दाहिनी तरफ को एक रास्ता है। उस रास्ते से आगे जाकर एक जंगल पड़ेगा। जंगल की शुरुआत में ही एक छोटा सा घर है। उस घर में जाकर अपने बेटे के साथ रहो। वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुमको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जादुई पकोड़ा हूँ।
जादुई छड़ी और जादुई अंगूठी तो सुनी थी, पर ये जादुई पकोड़ा कभी नहीं सुना। अब उठो भी, इतना सोचने का समय नहीं है। तुम्हारे पति को होश आ गया होगा तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। सारिका ने फटाफट अपना सामान उठाया, बेटे को जगाया और उसी रास्ते पर चल पड़ी। सुबह का समय था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सा छोटा सा घर सामने था। वो वहीं रुक गई। हाँ हाँ, यही है। जाओ, फाटक खोलकर अंदर चली जाओ। सारिका फाटक खोलकर घर के भीतर चली गई। वहां जाकर देखा कि घर भीतर से भी सुविधाओं से पूर्ण था। सारिका ने घर में घुसते ही पकोड़े निकालकर एक प्लेट में रख दिए। उसका बेटा भोलू तो जाकर बिस्तर पर कूदने लगा। माँ, ऐसे बिस्तर पर तो मैं कभी सोया ही नहीं। कितना आरामदेह है ये। हाँ हाँ, चलकर तैयार हो जा, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। रसोई में जाकर देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार हो गया है। दोनों रसोई में गए तो सचमुच पूरी सब्जी और हलवे की खुशबू आ रही थी। दोनों ने छक्कर नाश्ता किया, फिर आराम से बिस्तर में सो गए। 1 घंटे बाद सारिका, सारिका, उठो, अपने पकौड़े की दुकान की तैयारी करो। आज से इस जगह पर एक मेला लगने वाला है। ओह, सचमुच? पर मुझे कौन जगह देगा? तुम तैयारी तो करो, मुझे साथ लेकर चलना। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी कौन सी जगह है। सारिका ने पूरी तैयारी कर ली। उसके घर से कुछ ही आगे जाकर बहुत बड़ा मेला लग रहा था। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। झूले, चरखी, काला जादू और मौत का कुआं, हर तरफ मजेदार चीजें थी। जब वो अपना सामान और भोलू को लेकर मेले में गई तो एक दुकान के सामने जाकर, बस बस, यही है तुम्हारी दुकान, यहीं रख दो अपना सामान। सारिका ने अपना सामान रख दिया, फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तुम कौन हो और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं एक साधारण बालक था, एक ऋषि के आश्रम में रहता था। ऋषि ने मुझे भी बहुत से मंत्र सिखाए दिए थे। उनसे मैंने भी बहुत जादुई विद्या सीख ली थी। एक बार कुछ दुष्ट लोगों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ऋषि ने मुझे चना बनाकर एक बोरी में छिपा दिया। उन लोगों ने ऋषि को खत्म कर दिया। आश्रम का सारा सामान वो लोग उठा ले गए और बेच दिया। उस चने का बेसन बना। उसी दुकान से तुम मुझे बेसन के रूप में खरीद लाई, इसीलिए मैं जादुई पकोड़े के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, तुम अपने असली रूप में कैसे आओगे? जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी चलकर अपनी दुकान लगाओ। दुकान लग गई। सारिका ने जादुई पकोड़े को सबसे ऊपर एक बर्तन में बिठा दिया। शाम होते होते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। लोग पकोड़े खाते और तारीफ करते चले जाते। मेला 1 महीने तक लगा रहा। सारिका की दुकान खूब चली, बहुत पैसे मिले उसको। आखिरी दिन, मैंने पूरे महीने आपके यहाँ से पकोड़े खाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट में पकोड़े बनाएं। आपको हर दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। सारिका ने सबसे पहले पकोड़े से इजाजत ली। ऐसे अवसर बार बार थोड़ी आते हैं, जल्दी करो। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? उस व्यक्ति ने विस्तार से उसे पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन ही सारिका रेस्टोरेंट पहुँच गई। उसके रेस्टोरेंट जाते ही उन लोगों की पकोड़े की बिक्री बढ़ गई। कुछ दिनों में ही उसकी तनख्वाह दुगुनी हो गई। एक दिन उसका पति उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। मेरे प्यारे जादुई पकोड़े, अब बताओ मैं क्या करूं? उसको मैं देख लूंगा। तभी सारिका ने देखा कि एक गार्ड उसके पति को कॉलर पकड़कर फाटक से बाहर ढकेल दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूल सकती हूँ? अब तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, ये तो बताओ। तुम एक दिन सही समय देखकर रात के 12 बजे हमें आग की तपती भट्टी में डाल देना, और हमारे लिए रोना नहीं। अगर तुम एक भी आंसू बहाओगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सारिका ने वैसे ही किया। पकोड़े मुक्त हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बहुत प्यारा सा बालक उसके सामने था। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा बालक हूँ।
तुमने ही मुझे मुक्ति दिलवाई है। सारिका ने उसे गले लगा लिया। जादुई पकोड़े ने उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब? माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ, अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थक कर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है।
लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर रही है आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन है अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ। क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं। क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा दूध दे दो ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो, इनसे मैं उपले बना लूंगी।
जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं। और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशन पाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता
सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। ललिता को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। साथ ही वो नए नए मेहंदी के डिजाइन भी बनाया करती थी। एक दिन ललिता के घर प्रमीला नाम की एक महिला आती है। प्रमीला ललिता की माँ की दोस्त थी। ललिता की माँ की मृत्यु के बाद भी प्रमीला ललिता से मिलने आया करती थी। कैसी है बिटिया, क्या हाल चाल है? आजकल मेरी याद नहीं आती। वैसे इस बार तो कई महीनों बाद ही आई हूँ। जी मुझे आपकी याद तो आती है, मगर मिल नहीं पाते। क्या बताऊँ, पिताजी हर वक्त नशे की हालत में ही रहते और उन्हें खुद का तो होश रहता नहीं। वो मेरी क्या फिक्र करेंगे। ओहो, तो पंकज जी अभी भी नशे में ही रहते हैं? तो तेरा खाना पीना कैसे चल रहा है? बस आस पड़ोस वाले के घर जाकर कुछ काम कर देती हूँ, उसी से ही खाना पीना हो जा रहा है। प्रमीला पड़ोस से ललिता की कॉपी उठाकर मेहंदी के डिजाइन देखने लगती है। ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये सब तुमने बनाया है? जी ये सब मैंने ही बनाया है। चल इस बात पर मेरे हाथ में मेहंदी बनाकर दिखा। ललिता प्रमीला के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है। तू गांव में मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती है? इससे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ललिता इस बारे में सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, जी मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ मेहंदी लगाऊंगी? अरे इसमें परेशान क्या होना, घर के बाहर एक कागज लगा दे, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा लिख दे और बैठ जा। लोग खुद ही आएंगे तुझसे मेहंदी लगवाने। हाँ ये सुझाव अच्छा है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। प्रमीला ललिता से मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन ललिता घर के बाहर एक कागज लगा देती है जिस पर लिखा था, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, और एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। अच्छा तो तुम मेहंदी लगाती हो, दिखाओ कौन कौन सा डिजाइन है तुम्हारे पास? ललिता अपनी कॉपी में से नई नई डिजाइन दिखाने लगती है। हाँ हाँ ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम यही मुझे लगा दो। ललिता उसे मेहंदी लगा देती है। वाह, ये तो एकदम वैसा ही है जैसा कि तुमने तुम्हारी कॉपी में दिखाया। मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये लो पैसे, रख लो। मेहंदी लगाने के बदले पैसे पाकर ललिता बहुत खुश हो जाती है और नए ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पिता वहाँ आ जाता है। क्या कर रही है तू? हट सामने से, भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी आप अंदर जाइए, मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं, आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं रहूंगा। पिताजी आप तो मुझे कुछ नहीं देते, कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमीला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की, वेरी गुड। जी आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ललिता उसे मेहंदी लगाने लगती है और तभी वो महिला कहती है, शहर में कुछ दिनों बाद ही एक मेहंदी कंपटीशन होने वाली है, तुम चाहो तो वहाँ चलकर मेहंदी लगाकर भाग ले सकती हो। जी मैं भी चाहती हूँ कंपटीशन में भाग लेने, मगर कैसे? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महिला वापस गांव आती है और ललिता को साथ लेकर मेहंदी कंपटीशन में आती है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही यहाँ लिखवा दिया है, बस तुम कंपटीशन में अच्छे से मेहंदी लगाना। जी जरूर। ललिता उस मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। वहाँ ललिता को इनाम में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि ललिता नया दुकान बनाती है और काम में लग जाती है।
दुकान पर हर रोज बहुत ग्राहक आने लगते हैं और ललिता काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीनों बाद ललिता सोचती है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी। इतना काम हो जाता है कि खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। पहले तो थोड़े पैसे भी आ जाते थे और कुछ समय अपने मिल जाते थे। बाकी कामों पर ध्यान भी दे पाती थी, मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसे बंद ही कर दूं, वही सही होगा और पहले जैसे ही घर के बाहर दुकान लगा लेती हूँ। ललिता के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी प्रमीला उससे मिलने आती है